स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. AEPS का उद्देश्य समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करना है। 2. इससे OTP, बैंक खाता विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 3. आधार नामांकन के दौरान केवल बैंक का नाम, आधार संख्या और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही लेन देन किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS। AEPS का उद्देश्य समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करना है। अतः कथन 1 सही है। इससे OTP, बैंक खाता विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अतः कथन 2 सही है। आधार नामांकन के दौरान केवल बैंक का नाम, आधार संख्या और कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट से ही लेन देन किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प C सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2025 से पहले अधिकतम स्तर पर पहुंचाना होगा तथा वर्ष 2030 तक इसमें 43% की कमी लानी होगी। 2. वर्ष 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से अधिक होगा। 3. UNEP की स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पश्चात की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2025 से अधिकतम स्तर पर पहुंचाना होगा और वर्ष 2030 तक 43% कम होना होगा। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति GHG उत्सर्जन 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड था, जो चीन और अमेरिका से काफी कम है। अतः कथन 2 सही नहीं है। UNEP की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है FTSE यानी फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज रसेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. FTSE रसेल अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने वाला पहला वैश्विक सूचकांक प्रदाता है। 2. उभरते बाजार सरकारी बॉन्ड सूचकांक यानी EMGBI 30 देशों के स्थानीय मुद्रा सरकारी बॉन्ड प्रदर्शन पर ट्रैक करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। FTSE यानी फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज रसेल एक प्रमुख वैश्विक सूचकांक प्रदाता JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग के बाद अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने वाला तीसरा संगठन बन गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। उभरते बाजार सरकारी बॉन्ड सूचकांक 16 देशों के स्थानीय मुद्रा सरकारी बॉन्ड प्रदर्शन को ट्रैक करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है राज्य आकस्मिक ऋण उपकरणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विशिष्ट आर्थिक या राजकोषीय लक्ष्यों से जुड़े भुगतान वाले बॉन्ड की पेशकश करके ऋण पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करते हैं। 2. इनकी ब्याज दर निश्चित होती है। 3. ये किसी देश के आर्थिक परिदृश्य में प्रमुख असहमतियों के बीच समझौतों को गति देने के रूप में कार्य करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्य आकस्मिक ऋण साधन यानी SCDI विशिष्ट आर्थिक या राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने वाले देशों पर निर्भर भुगतान वाले बॉन्ड की पेशकश करके ऋण पुनर्गठन में तेजी लाने में सहायता करता है। अतः कथन 1 सही है। उदाहरण के लिए यूक्रेन द्वारा जारी GDP लिंक्ड बॉन्ड
जो आर्थिक विकास से जुड़े हैं। इनमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती, अतः कथन 2 सही नहीं है। भुगतान संरचना आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधन, राजस्व या कर प्राप्तियों के आधार पर भिन्न होती है। SCDI विशेष रूप से ऐसे मामलों में सौदा त्वरक के रूप में कार्य करते हैं जहां किसी देश के आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में मौलिक असहमति होती है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ साइबर खतरा और दूसरी तरफ इसका विवरण दिया गया है। 1. फिशिंग, इसमें उपयोगकर्ता को धोखा देकर संवेदनशील विवरण बताने के लिए ईमेल भेजना शामिल है। 2. मैलवेयर, फाइलों को एन्क्रिप्ट करने और डिक्रिप्शन हेतु भुगतान की मांग करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3. रैनसमवेयर, पीड़ित के कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराता है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फिशिंग में ऐसे ईमेल शामिल होते हैं जो विश्वसनीय स्रोतों से आते प्रतीत होते हैं। ये ईमेल उपयोगकर्ताओं को ऐसे लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उन्हें नकली वेबसाइटों पर ले जाते हैं और हमलावर संवेदनशील विवरण जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर प्राप्त कर लेते हैं, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। जबकि मैलवेयर विभिन्न रूप ले सकता है और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। यह विशेष रूप से फाइलों को एन्क्रिप्ट नहीं करता है या भुगतान की मांग नहीं करता है। इसके बजाय मैलवेयर सॉफ्टवेयर की एक व्यापक श्रेणी है जिसे कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, नुकसान पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। रैनसमवेयर विशेष रूप से मैलवेयर का एक प्रकार है जो पीड़ित की फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन के लिए भुगतान की मांग करता है। यह कंप्यूटर पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ITBP मुख्य रूप से एक सीमा एक बल नीति के तहत संपूर्ण भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। 2. यह हिमालयी क्षेत्रों में परिचालन में विशेषज्ञ है तथा वहां प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में नामित है। 3. ITBP का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 1 और 2, C 1, 2 और 3, D केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1962 में गठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP एक सीमा एक बल नीति का पालन करते हुए भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, अतः कथन 1 सही है। यह हिमालयी क्षेत्रों में संचालन में पारंगत है और वहां प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में नामित है, अतः कथन 2 सही है। इसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, वीरता, दृढ़ता, समर्पण है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पेरिस समझौता 2015 में COP21 के दौरान अपनाए गए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है। 2. इसका उद्देश्य वैश्विक तापन को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना है तथा इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की आकांक्षा है। 3. इस समझौते के तहत प्रत्येक देश को हर दशक में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC प्रस्तुत करना है और उसे अद्यतन करना होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेरिस समझौता यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जिसे वर्ष 2015 UNFCCC COP21 में अपनाया गया था, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करना तथा वैश्विक तापन को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य की महत्वाकांक्षा है, अतः कथन 2 सही है। पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को प्रति 5 वर्षों में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC प्रस्तुत करने और उसे अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ
जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की उनकी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़कर लागू किया गया था। 2. 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 ने किसी दल में विभाजन की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटा दिया, जिसमें अयोग्यता से बचने के लिए विलय हेतु कम से कम 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अतः कथन 1 सही है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने किसी दल में विभाजन की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटा दिया, जिसके तहत अयोग्यता से बचने के लिए विलय हेतु कम से कम 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 2 सही है। बता दें कि केशव मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल के मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के स्थान पर एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु गंगा के मैदान यानी IGP में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा IGP एयरशेड के लिए हाल ही में गठित समन्वय समिति का उद्देश्य एक क्षेत्रीय योजना के साथ राज्य की सीमाओं के पार वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करना है। 2. भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वर्तमान ढांचा शहरी और अर्ध शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु गंगा के मैदान यानी IGP में वायु गुणवत्ता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विशेष रूप से IGP एयरशेड के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना की, जिसका लक्ष्य प्रशासनिक सीमाओं से परे वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण निर्मित करना है। अतः कथन 1 सही है। मौजूदा संरचना मुख्यतः शहर केंद्रित वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर केंद्रित है, जो प्रभावकारिता को सीमित करती है, चूँकि यह प्रायः प्रदूषण के क्षेत्रीय एवं अर्ध शहरी स्रोतों की अनदेखी करती है तथा मुख्य रूप से भिन्न भिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों यानी SPCB द्वारा शासित होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वेब 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वेब 3 मुख्य रूप से डेटा, लेनदेन और परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बारे में है, जबकि वेब 1 और वेब 2 क्रमशः सूचना तक पहुंच और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2. वेब 3 संचालित वित्तीय प्रणाली से मध्यस्थों की आवश्यकता कम हो जाएगी तथा संपत्ति रजिस्ट्रार और क्लियरिंग हाउस जैसी भूमिकाएं भी समाप्त हो जाएंगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वेब 3, वेब 1 और वेब 2 में देखी गई सूचना और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर विकेंद्रीकृत और उपयोगकर्ता नियंत्रित प्रणालियों के माध्यम से डेटा, परिसंपत्तियों एवं लेनदेन के स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक बदलाव का प्रतीक है। अतः कथन 1 सही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंधों सहित वेब 3 का बुनियादी ढांचा मध्यस्थों की आवश्यकता को कम कर सकता है, त्वरित लेनदेन और वास्तविक समय कर भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार संपत्ति रजिस्ट्रार और क्लियरिंग हाउस जैसी पारंपरिक भूमिकाओं को भी कम कर सकता है। अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान ऋण देने की क्षमता सीमित है, जिससे सदस्य देशों के लिए वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में इसकी प्रभावशीलता सीमित हो गई है। 2. जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक का आवंटन अब उसके ऋण का 2/3 है, जो पारंपरिक विकास परियोजनाओं से काफी हद तक अलग है। 3. भारत और चीन जैसे देशों की वर्तमान आर्थिक शक्ति को बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए IMF और विश्व बैंक दोनों की प्रशासनिक
संरचना में सुधार की आवश्यकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।